हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 48 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। सैम को पता लग गया कि कोई उसका फ़ोन टैप कर रहा है और उसे यह भी समझते देर नहीं लगी कि हो न हो यह नील ही हो सकता है। मन में सोचकर ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और तुरंत अपने आदमी को फ़ोन किया। सुनो, अपने पास समय कम है, तो जब तक नील या उसका कोई आदमी पहुँचे उससे पहले ही पिया को ख़त्म कर दो। और अब मैं नहीं आ रहा, बोलकर उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया और अपना रूट बदल लिया। ओके बॉस। और वह आदमी उठकर पिया के पास आया। उसने वहाँ का लाइट ऑन किया तो पिया चिहुक उठी और बेहद चौकन्ना होकर चारों तरफ सिर घुमाकर वहाँ की स्थिति को भांपने की कोशिश करने लगी। तभी उसने अपने कमर से गन निकाला और पिया की तरफ पॉइंट करने लगा। पर न जाने क्या मन में सूझा, वह गन को वापस कमर में खोस लिया और उसके पास बैठकर धीरे से कहा, ऐ लड़की, हाथ दो अपना, मैं तुम्हें खोल देता हूँ। तभी पीछे से दूसरे ने कहा, अरे क्या कर रहा है, इसका हाथ क्यों खोल रहा है? बॉस ने कहा है समय नहीं है अपने पास। इससे पहले कि इसका पति या कोई और आ जाए, जल्दी से उसे ख़त्म करो और भागो यहाँ से। क्यों खतरा मोल ले रहे हो जानबूझकर? उस आदमी ने पलट कर देखा और कहा, छोड़ो ना बॉस को और उसकी बातों को। वह तो गया और बोला कि अब मैं नहीं आऊँगा, और जब तक इसका पति या कोई और आएगा तब तक हम अपना काम करके निकल जाएंगे। इतनी सुंदर लड़की हाथ आई है, इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। हमारे बॉस ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था और हम मान जाए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। वैसे भी अब अपनी जान खतरे में ही है, और जब जान जानी ही है तो क्यों ना थोड़े मज़े करके जाए। उस दोनों की बातें सुनते ही पिया का तन मन काँप गया और वह ज़ोर ज़ोर से ना में सिर हिलाने लगी। उस आदमी ने ज़ोर से हंसा और कहा, लड़की, तू अब मेरे चंगुल से तब तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती। और उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जब तक वह उसे छूता सीधे कनपट्टे में उसके गोली लगी और माथे को चीरते हुए आर पार निकल गई और वह वहीं ढेर हो गया। वहीं दूसरे आदमी की चीख निकल गई गोली की आवाज़ सुनकर। वहीं पिया भी बेहद डर गई, घबरा गई। पर जब लगा कि वह सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ, तब उसे यकीन हो गया, हो न हो नील आ चुका है। वह तुरंत अपने बंधे हुए पैर से ज़मीन पर टैप करने लगी ताकि नील उसे देखे और उसके पास आ जाए। वहीं दूसरे आदमी ने तुरंत पलटकर देखा और सामने नील को देखकर उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था। वह देखकर घबरा गया और वह उसी की तरफ आ रहा था। डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वह हाथ पैर जोड़ने लगा। सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। वह ऊपर से बॉस का ऑर्डर था इसलिए, लेकिन मैंने मैडम को छुआ तक नहीं। तब तक उसके भी सीने में गोलियां आर पार हो चुकी थी और वह भी ख़त्म हो चुका था। दो आदमी और था, वह भी भागने की कोशिश की, लेकिन नील ने उसे भी ढेर कर दिया। नील अभी शांत नहीं हुआ था। वह चारों तरफ देख रहा था कहीं कोई और तो नहीं छुपा हुआ है, लेकिन तब तक पुलिस ने उसके हाथ से गन ले लिया। सर गन दीजिए, अब आगे मैं देखता हूँ, आप मैडम को लेकर घर जाइए। देखिए मैडम कितना घबरा रही है, डर रही है, आप संभालिए उन्हें। अब आगे क्या करना है हम पर छोड़ दीजिए। तब वह गन पुलिस के हाथों में थमाकर भागकर पिया के पास आया। मेरी जान, मैं आ चुका हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
और झटपट सबसे पहले उसकी आंखों और मुंह पर से पट्टी हटाया। पिया पट्टी हटते ही सामने नील को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। नील की आंखों में भी आंसू आ गया। उसने तुरंत पिया को अपने सीने से लगा लिया और एक हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके हाथ पैर खोलने लगे। पिया उसके सीने से लगे हुए जार जार होकर रो रही थी। उसका रोना देखकर नील का कलेजा अंदर तक कांप गया। उसने पिया का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। सॉरी बेबी, सॉरी, सॉरी मेरी जान, मेरा बच्चा, सॉरी, सब मेरी गलती है, यह सब मेरी लापरवाही का नतीजा है। बोलते हुए उसके होठों को चूम लिया। तब तक पुलिस ने फिर कहा, सर प्लीज़ आप मैम को लेकर जाइए। नील ने हाँ में सिर हिला दिया और पिया को बाहों में उठा लिया और बाहर निकलकर कार में बिठाया और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका चेहरा अच्छे से पोंछ दिया और वह भी तेज़ी से कार ड्राइव करते हुए अपने घर के लिए निकल गया। इधर राधिका जी और दीपक जी भी कुछ देर में सत्येंद्र जी के घर पहुंच गए। राधिका जी का तो कलेजा धक धक हो रहा था, सांस ऊपर नीचे हो रहा था। दीपक जी ने उनका हाथ थामा और कहा, शांत रहो। और दोनों पहुँचे तो बेल बजने से पहले सत्येंद्र जी ने दरवाज़ा खोल दिया और सामने दोनों को देखकर उनके गुस्से में त्योरियाँ चढ़ गई। लेकिन दीपक जी ने सामने से हाथ जोड़ लिया तो वह सामान्य हुए और अंदर आने के लिए कहा। अंदर जाकर दोनों बैठक में आए जहाँ अखिल भी बैठा हुआ था। अपने माँ बाप को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ और जब तक कोई कुछ बोलता उससे पहले ही राधिका जी जाकर जोर से एक चांटा बेटे को लगा दिया। दीपक जी चौंक गए और तुरंत राधिका जी की तरफ देखते हुए कहा, राधिका बस करो, बिना कोई बात जाने क्या कर रही हो तुम? क्यों हाथ उठा रही हो? और क्या तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं? और हम यहाँ बात करने आए हैं, सच्चाई पता करने, तो बिना कुछ जाने रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। बेटे का साइड लेते देखा तो सत्येंद्र जी को बहुत बुरा लगा। दीपक जी ने सत्येंद्र जी के नाराज़गी को भांप गए। वहीं सपना जी अभी भी गुमसुम बैठी हुई थी। वहीं राधिका जी की नज़रें चारों तरफ घुमाकर जिया को ढूंढ रही थी। कहाँ है वह लड़की? हो न हो, ज़रूर यह मेरे बेटे पर कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाई होगी कि मेरा बेटा इस तरह उसके साथ शादी कर ले। पता नहीं यह लड़की अब और क्या क्या रंग दिखाएगी। तभी दीपक जी ने सत्येंद्र जी के कंधे पर हाथ रखा तो सत्येंद्र जी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, दीपक, सुलह करने की कोशिश मत करना। इस शादी को कभी नहीं मानूंगा, नहीं स्वीकार करूंगा। तुम्हारे घर अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा, और जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ यह जानना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जिया बुरी है, पर मेरे बेटे ने भी कुछ गलत नहीं किया। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर उसने ऐसा किया है मतलब ज़रूर कुछ पीछे बड़ा कारण होगा। तो चलो हम बैठकर शांति से बात करते हैं। सुनकर सत्येंद्र जी की भवें चढ़ गई। जिया कहाँ है? बुलाइए उसे भी, दोनों को एक साथ बिठाकर बात करते हैं। कैसे बुलाएंगे उसे? वह तो बेहोश पड़ी है और बेहोशी में ही इसने उसका मांग भर दिया। अब क्या कहोगे तुम? सुनकर दीपक जी और राधिका जी शॉक्ड रह गए और दोनों एक साथ बेटे की तरफ देखने लगे। ऐसा कैसे कर दिया इसने? उन दोनों को कहीं न कहीं बहुत प्राउड था अपने बेटे पर कि मेरा बेटा बहुत संस्कारी है, इस तरह कुछ नहीं कर सकता। शादी की बात पता चले तो मन में कहीं न कहीं यह विचार आ रहा था कि कुछ तो ऐसी स्थिति हुई होगी या उसे बचाने के लिए मेरे बेटे ने ऐसा किया होगा। लेकिन यहाँ सच जानकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। अखिल, यह क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों किया तुमने ऐसा बेटा? पापा, नाराज़ मत होइए। अभी तक बोल रहे थे ना कि शांति से बात करने आए हैं, तो बात कीजिए। और तब सब बैठ गए और अखिल ने बोलना शुरू किया। वहीं कमरे में जिया को अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था और वह उठकर बैठ गई। अचानक सिर बेहद भारी लगा
तो कुछ देर तक वह बैठी रह गई। पापा, शाम को जब मैं मॉल में शॉपिंग कर रहा था तो जिया वहाँ शॉपिंग कर रही थी, कुछ गिफ्ट वगैरह ले रही थी, और तभी मैंने पूछा किसके लिए ले रही है, तो उसने कहा अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले रही हूँ। और न जाने मेरे मन में तभी एक उत्सुकता बढ़ गई और मैं उसके पीछे हो लिया, बस यह जानने के लिए कि कौन है उसका बॉयफ्रेंड। और जब यह होटल में पहुंची तब मैं भी इसके पीछे पार्टी में चला गया। तो मैंने देखा कि सैम का व्यवहार जिया के लिए ठीक नहीं था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें जलन हुई कि उसकी शादी सैम जैसे बड़े बिजनेसमैन के साथ कैसे हो रही है? सत्येंद्र जी ने गुस्से में कहा। अंकल प्लीज़, पहले बात पूरी करने दीजिए। और इतनी जलन भावना तो मुझे में नहीं है और ना ही ऐसी सोच है मेरी। हाँ तो फिर? केक कट करने के बाद वह ज़बरदस्ती जिया को ड्रिंक कराने लगा। वह नहीं करना चाह रही थी, फिर भी उसने ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाया। सुनते ही पहली बार सत्येंद्र जी चौंक कर अखिल के तरफ देखने लगे। मुझे गुस्सा आ रहा था पर मैं कुछ नहीं बोला। उसके कुछ देर बाद ही जिया के ऊपर ड्रिंक का असर होने लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे तो भी उसे ज़बरदस्ती उसके साथ डांस करने लगा, और डांस करने के बहाने वह गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा था। मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगी और मेरा शक तब और बढ़ गया जब वह जिया को लेकर होटल के एक कमरे में चला गया। सुनते ही सब चौंक गए। और हाँ, तभी के तभी मैंने नील को फ़ोन किया सैम के बारे में पता करने के लिए। अंकल, इसलिए नील ने आपको फ़ोन किया था, उसके बारे में जानने के लिए, जिया और सैम की दोस्ती कब से है यह जानने के लिए, और आपसे बात करने के लिए भी। और उसके बाद सीधे वह अपने आदमी को फ़ोन किया और पता किया। तब उसने मुझे बोला कि जितनी जल्दी हो सके जिया को बचा लो, क्योंकि ना तो वह जिया से प्यार करता है और ना ही उससे शादी करना चाहता है। उसके थ्रू वह पहले नील को बर्बाद करना चाहता है, पिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन इसी बीच पिछले हफ्ते जिया ने कैफ़े में उसे थप्पड़ मार दिया। उसी का बदला लेने के लिए वह उसे पार्टी में बुलाया था और उसका प्लान था कि आज की रात बिताने के बाद वह जिया को छोड़ देगा। सारी सच्चाई जानने के बाद जब मैं उस कमरे में गया तो बोलकर अखिल चुप रह गया। अब तक सत्येंद्र जी की आंखों में आंसू भर आए थे। बेटा, सारी बातें बोल दो, मुझे जानना है सच्चाई। जिया नशे में थी, उसके बावजूद वह सैम को रोक रही थी। वह बोल रही थी कि जो भी होगा शादी के बाद। मैंने सुन लिया और तभी हम दोनों में हाथापाई हो गई। और तब वह मुझे धमकी देने लगा कि मेरा वीडियो बनाने लगा कि तुम्हें फंसा दूंगा, सारा इल्ज़ाम वह मुझ पर लगा देगा। और तब सत्येंद्र अंकल पूछेंगे तुम्हें कि तुम इसके साथ क्यों थे कमरे में, तब क्या जवाब दोगे? तभी मुझे कुछ और नहीं सूझा और जिया को बचाने का एक यही तरीका समझ में आया। इसलिए माँ के लिए जो सामान मैं लेकर जा रहा था पूजा का, उसमें सिंदूर भी था, और वह सिंदूर मैं ले जाकर जिया का मांग भर दिया और उसे कह दिया कि अब यह मेरी पत्नी है, तो उसके साथ कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यही सारी सच्चाई है। सॉरी अंकल, मैं इस तरह आपके बिना परमिशन और जिया की इच्छा जाने बिना यह कदम उठाया, पर यकीन मानिए मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्विचार नहीं, दुर्भावना नहीं है। पर हाँ, मुझे अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और आप चाहेंगे तो मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हूँ। जिया को अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं तो आप जो चाहेंगे वह होगा। और हाँ, जिया बेहोश नहीं, वह नशे में है। अगर उसे थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपकी सच्चाई बता ही देगी। वैसे एक बात और, गलती तो कहीं न कहीं आपने भी की है अंकल आंटी। जिया ने जब सैम के बारे में बताया तो आपने कुछ पता क्यों नहीं किया? बस इस बात से खुश हो गए कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून मेरा दामाद होगा।
इतना रईस परिवार में बेटी जाएगी, इसके पास बहुत पैसा है, रुतबा है, और वह इंसान कैसा है आपने जानने की कोशिश नहीं की। अगर जानने की कोशिश की होती तो आज यह नौबत नहीं आती। और हाँ, मैंने अपनी बात पूरी की। पापा, अब चलिए घर चलते हैं। वह उठकर खड़ा हो गया। उसकी सारी बातें सुनकर मम्मी पापा को भी मन में बहुत सुकून आया और बेटे के साथ वह दोनों भी खड़े हो गए। वहीं सत्येंद्र जी की आंखों से अब तक झरझर आंसू बहने लगे थे और सपना जी भी रोने लगी थी। उसने जैसे कदम बढ़ाया तो सत्येंद्र जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए अखिल के सामने और कहा, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बहुत सुनाया, बहुत कुछ कहा बिना कोई बात सुने, और धन्यवाद सही समय पर पहुँचने कर मेरी बेटी को बचाने के लिए। और मुझे इस रिश्ते से अब कोई आपत्ति नहीं, इस शादी से कोई आपत्ति नहीं। मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करता हूँ और तुम चाहो तो जिया को अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हो। अंकल, इतनी जल्दी आप बात बदलते हैं? अभी कुछ देर पहले तो मुझे इतना भला बुरा कह रहे थे, इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिया को मेरे साथ भेजने के लिए नहीं मान रहे थे, और अचानक तैयार हो गए। अभी कुछ देर पहले ही आप सैम से मेरी तुलना कर रहे थे कि कहाँ वो और कहाँ मैं, और अभी इस शादी को मान लिया आपने। अंकल, एक बात कहूँ, कोई भी रिश्ता जोड़ने के लिए हमेशा पैसा और रुतबा नहीं देखना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी है सही इंसान का होना, और ख़ासकर शादी ब्याह के मामले में तो सबसे ज़्यादा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। जिया उठेगी, उसका जो निर्णय होगा उसके बाद कोई आप निर्णय लीजिएगा। नहीं बेटा नहीं, उसका जो निर्णय होगा वह नहीं, वह तो नासमझ है, बहुत बचपना है उसमें, कुछ समझती नहीं। अब जो सही गलत होगा वह निर्णय हम लेंगे, और मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। दीपक भाई, राधिका भाभी, आप समझाइए ना अखिल को। और उसने तो कहा ना कि वह इस रिश्ते के लिए तैयार है, अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, तो फिर क्या आपत्ति है। देखिए भाई साहब, पहले आप अपने बच्चे से बात कीजिए, फिर हम कुछ कहेंगे। मेरा बेटा भी बहुत परेशान है, तो फिलहाल हम जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राधिका जी चाह रही थी कि जिया मेरी बहू बनकर इस घर में ना आए, लेकिन तभी सपना जी ने भी हाथ जोड़ लिया। तो दीपक जी ने तुरंत कहा, सत्येंद्र भाई, भाभी, शादी हो चुकी है और जिया अब मेरे घर की बहू है, और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। तो जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा मुहूर्त देखकर हम दोनों की शादी धूमधाम से करने की तैयारी करते हैं। सत्येंद्र जी और सपना जी हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और अपनी स्वीकृति दे दी। वहीं जिया का नशा अब कुछ कम हुआ तो उसे सारी बातें याद आने लगी, और बाथरूम में जाकर झटपट फ्रेश होकर आई और माँ के पास आने लगी तो बैठक में सबको बात करते देख वह पीछे ही रह गई और सारी बातें सुन चुकी थी वह। इधर अगली सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ थी। देर रात सैम की कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।